Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I. Khan from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code 1973. Today we will discuss the topic of reference. Section 395 and Section 396 we will discuss today. So, reference. तो हम देखते हैं कि रेफरेंस का लिटरली मीन ये होता है कि किसी को रेफर करना. हम बोलते हैं ना कि ये डॉक्टर को रेफर किया गया है, उसका ओपिनियन कॉल करना. सो रेफरेंस ओपिनियन एंड दैट इज अ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी. नाउ रेफरेंस टू हाई कोर्ट, दैट इज सेक्शन 395. अब सेक्शन 395 में रेफरेंस टू हाई कोर्ट का कंसेप्ट है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपील, रेफरेंस एंड रिवीजन. सो अपील में हमने देखा था कि अपील कैन बी प्रीफर्ड बिफोर द अपीलेट कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एज वेल एज अपील कैन बी प्रीफर्ड बिफोर द अपीलेट कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल और सो. कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी अपील हो सकती है और एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी अपील हो सकती है. अपील का प्रोविजन ये है कि आफ्टर पासिंग अ जजमेंट, अगर कोई कोर्ट जजमेंट पास करता है, आफ्टर पासिंग दैट पर्टिकुलर जजमेंट ओनली वी कैन प्रीफर एन अपील. When the case is pending before the court of law, while pending the case we cannot prefer an appeal. हम अपील प्रीफर नहीं कर सकते. जब केस पेंडिंग है तो हम अपील नहीं कर सकते. अपील कब हो सकती है? जजमेंट पास होने के बाद. इफ वी आर एग्रीव्ड वी कैन प्रीफर एन अपील. तो जजमेंट पास होने के बाद अपील हो सकती है. बट रेफरेंस वी कैन अप्लाई फॉर रेफरेंस, मतलब वी कैन मेक एन एप्लीकेशन, वी कैन raise a validity of any law before the lower court, and under such a circumstances lower court can refer the matter before the high court. high court के पास lower court क्या कर सकता है? मैटर को रेफर कर सकता है regarding the validity of any act, regulation and ordinance. ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन की वैलिडिटी को लेकर वो मैटर को रेफर कर सकता है. कब? अभी केस पेंडिंग है तभी रेफरेंस के लिए कॉल कर सकता है और अपील जजमेंट के बाद होती है. तो सेक्शन 395 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रेफरेंस टू हाई कोर्ट. सो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 395 द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर अलाउड टू रेफर अ केस टू द हाई कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसिडर्ड इट नेसेसरी. सो व्हेनेवर अ सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसिडर इट नेसेसरी दैट we must seek a reference from high court on a particular point. कि अगर लोअर कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमको ये पर्टिकुलर पॉइंट है, कुछ ना कुछ इशू है हमारे पास, जिस इशू के से रिलेटेड हमको हाई कोर्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी है. जब तक हम हाई कोर्ट का ओपिनियन नहीं लेंगे वी कैन नॉट गो फर्दर, हम आगे नहीं जा सकते. वी कैन नॉट डिस्पोज दिस मैटर विदाउट टेकिंग अ ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट. अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस लोअर कोर्ट इज हैविंग अ पावर, लोअर कोर्ट इज हैविंग अ राइट टू सीक अ रेफरेंस फ्रॉम द हाई कोर्ट. वो हाई कोर्ट के पास से रेफरेंस ले सकता है. सेक्शन 395 में ये प्रोविजन मेंशन किया हुआ है. सो द प्रोविजन इंटेल्स टू सिचुएशन वेयर द केस कैन बी रेफर्ड टू द हाई कोर्ट. अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कि लोअर कोर्ट चाह रहा है कि कोई थेफ्ट का ऑफेंस हुआ है, थेफ्ट का ऑफेंस होने के बाद ट्रायल चल रहा है. अब लोअर कोर्ट ये तो रेफरेंस हाई कोर्ट से ले नहीं सकता कि मुझे फॉर एग्जाम्पल के थेफ्ट के ऑफेंस में कितनी सजा सुनानी चाहिए, प्लीज आपका ओपिनियन फॉर्म करो. ये तो ओपिनियन लोअर कोर्ट नहीं ले सकता है. समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर लॉ क्लियर है. हमने देखा है कि व्हेनेवर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड बाय अ पर्सन ही शैल बी लायबल फॉर एन इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years. 3 साल तक की सजा है थेफ्ट में. अब लोअर कोर्ट को पावर है 3 साल तक के कितनी भी सजा दे सकता है वो लोअर कोर्ट. अब यहां पर थोड़ी ना वो रेफरेंस ले सकता है हाई कोर्ट का, कि क्योंकि यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्लियर है, तो यहां पर रेफरेंस नहीं ले सकता है. तो रेफरेंस कब ले सकता है? द प्रोविजन इंटेल्स टू सिचुएशन व्हेन द केस कैन बी रेफर्ड टू द हाई कोर्ट. 2 सिचुएशन में हाई कोर्ट से रेफरेंस ले सकता है लोअर कोर्ट. फर्स्ट वन इज, अब पहली चीज है when the validity of an act, ordinance or regulation is doubtful and the court consider it's invalid. So whenever the validity of any act, ordinance
or regulation is doubtful and the court consider it invalid. तो अगर कोई एक्ट पास होता है, कोई एक्ट है या कोई ऑर्डिनेंस है या कोई रेगुलेशन है, अगर इसकी वैलिडिटी अगर डाउटफुल है कि वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड, और अगर लोअर कोर्ट को लगता है कि वो इनवैलिड है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि लोअर कोर्ट कैन सीक रेफरेंस फ्रॉम द हाई कोर्ट. वो क्या कर सकता है, ये मैटर को रेफर कर सकता है हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट को बोल सकता है कि प्लीज क्लियर वेदर दिस पर्टिकुलर एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन इज वैलिड और इनवैलिड. रेफरेंस ले सकता है हाई कोर्ट का. दैट इज द फर्स्ट वन. कब रेफरेंस ले सक रहा है कि अगर वैलिडिटी क्वेश्चन में डाउटफुल है किसी एक्ट की, किसी ऑर्डिनेंस की या किसी रेगुलेशन की. फॉर एग्जांपल कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया और एक्ट पास करने के बाद, क्योंकि हमने देखा कि इफ द एनी एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इफ दैट एक्ट गोज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बट कब, if any person challenge the constitutional validity of that particular act, otherwise not. जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज नहीं होगी उस एक्ट की, तब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है. बट सपोज देखा था स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया और सपोज इफ दैट पर्टिकुलर एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्रिमिनल एक्ट है फॉर एग्जाम्पल, या वो एक्ट का कोई प्रोविजन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने हम बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, ये इनवैलिड है. और उस सिचुएशन में अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो प्रोविजन है इनवैलिड है, तो वो क्या कर सकता है, उस मैटर को रेफर कर सकता है हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट को कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा एक्ट है जिसको मुझे लगता है कि ये जो एक्ट है इनवैलिड है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज आप फॉर्म करके हमको बताएं. तो हाई कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेफरेंस टू हाई कोर्ट. ये हाई कोर्ट को रेफरेंस का होगा. अनदर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एक आधे एक्ट की वैलिडिटी या प्रोविजन की वैलिडिटी कैसे चैलेंज हो सकती है. फॉर एग्जांपल एक आधा कोई ऑफेंस है और ऑफेंस में पनिशमेंट जो है, एक एग्जांपल है कि एक आधा ऑफेंस जब अक्यूज ने किया, वो अक्यूज की ऑफेंस किया, जब वो अक्यूज, उस ऑफेंस की पनिशमेंट थी 3 साल. जब ऑफेंस किया तब 3 साल पनिशमेंट थी. बट लेटर ऑन द स्टेट गवर्नमेंट अमेंडेड दैट लॉ. अमेंडमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने वो लॉ में और उसकी पनिशमेंट बढ़ा के 4 साल कर दिया. उसकी पनिशमेंट बढ़ाकर 4 साल कर दिया. अब ये क्लियर नहीं किया कि वो एक्ट, वो जो पर्टिकुलर जो प्रोविजन है, अगर उसमें ये बताता है वो कि ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन सबको लागू रहेंगे, जिन्होंने पहले ऑफेंस किया उनको भी लागू रहेगा और जो बाद में करेगा उनको भी लागू रहेगा. रेट्रोस्पेक्टिव अगर इफेक्ट देता है, फॉर एग्जांपल उसने ऑफेंस किया जब 3 साल पनिशमेंट थी, एक्ट पास हुआ जब 4 साल हुआ, और वो एक्ट ने क्या किया कि जो पहले ऑफेंस करे वाले उनको भी इंक्लूड किया इसमें. अब ये क्या हो गया कि दैट मे बी इनवैलिड, दैट लॉ मे बी इनवैलिड. इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की जा सकती है, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट उसको या सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा. बट यहां तो अभी वो पर्सन का केस चल रहा है कोर्ट में. अब जब कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, अब ट्रायल में कोर्ट के सामने क्वेश्चन आ गया कि इसको 3 साल की सजा देंगे कि 4 साल की. तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के पास मैटर को रेफर करेगा और बोलेगा कि भाई ये जो एक्ट है ये मुझे इनवैलिड लग रहा है, क्योंकि आर्टिकल 20 में बताया वाला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का जो कंसेप्ट है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन की सजा उसको लागू रहेगी. तो ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, तो रेफर करेगा मैटर हाई कोर्ट के पास कि भाई ये वैलिड है या इनवैलिड है, जरा हमको अपना ओपिनियन फॉर्म कर कर बताओ. तो हाई कोर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म करके लोअर कोर्ट को भेजेगा. तो दैट मे बी इस तरीके से रेफरेंस ले सकता है लोअर कोर्ट. तो कब ले सकता है, एक आधा एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन डाउटफुल है तब. दूसरा, when in any case pending before the subordinate court, the court believes that there is a question of law that needs to be addressed by the high court. अगर फॉर एग्जाम्पल when in any case pending before the subordinate court के पास अगर कोई केस पेंडिंग है and the court believes that there is a question of law that needs to be addressed by the high court, and if there is any question of law,
एंड दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द हाई कोर्ट। क्या ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि जिसमें हाई कोर्ट का ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंक्लूजन पे आने के लिए। सो उस सिचुएशन में भी लोअर कोर्ट क्या कर सकता है, लोअर कोर्ट कैन सीक रेफरेंस फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उसका ओपिनियन, हाई कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है। सो देयर आर सर्टेन इसेंशियल ऑफ सेक्शन 395। सेक्शन 395 के कुछ इसेंशियल है। द केस मस्ट बी पेंडिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट। रेफरेंस कब लिया जा सकता है? व्हेन रेफरेंस कैन बी अवेल्ड बाय अ लोअर कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट। So when the case is pending before the trial court, so reference can be availed by a subordinate court only when the case is pending before the lower court. lower court में अगर केस पेंडिंग है, उसमें अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉ वैलिड है या इनवैलिड है, या ऑर्डिनेंस वैलिड है या इनवैलिड है, उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है? रेफरेंस ले सकता है हाई कोर्ट का। इफ द केस इज नॉट पेंडिंग, रेफरेंस कैन नॉट बी अवेल्ड, रेफरेंस अवेल नहीं किया जा सकता है। तो केस पेंडिंग होना जरूरी है। दूसरा, इट मस्ट इन्वॉल्व क्वेश्चन दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ लॉ, है ना। वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए कि दैट क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ लॉ। जो क्वेश्चन है रेस किया गया, वो क्वेश्चन डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है वैलिडिटी को, लॉ के वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है वो क्वेश्चन। अगर ऐसा है तभी रेफर किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। द लॉ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। लॉ कैसा होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। नेक्स्ट वन इज द कोर्ट मस्ट बिलीव दैट सच अ लॉ इज इनवैलिड। और कोर्ट को लगना चाहिए, कोर्ट ने पहले अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। कोर्ट को अगर लगा, द कोर्ट मस्ट बिलीव दैट सच लॉ इज इनवैलिड। सपोज इफ आई रेज्ड अ objection before the lower court that this particular act is invalid, and if the court feels that the act is valid, court cannot refer the matter to high court. If the court also feels that the act is invalid, then only matter can be referred to high court, otherwise not. मैंने चैलेंज किया कि एक्ट इनवैलिड है, कोर्ट को भी लगना चाहिए वो इनवैलिड है, क्योंकि मैं रेफर नहीं कर सकता हूं मैटर को। जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मैटर रेफर नहीं करेगा कोर्ट। तो कोर्ट को भी लगना चाहिए कि ये प्रोविजन इनवैलिड है, ये लॉ इनवैलिड है, तभी रेफर होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि मैटर तो पूरा वैलिड है तो वो रेफरेंस सीक नहीं कर सकता है। देन रेफरेंस कैनॉट बी अवेल्ड इफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सेटल्ड द वैलिडिटी ऑफ लॉ। बट सपोज if the high court or supreme court already settled the validity of that particular law, under such a circumstances the reference cannot be availed by the lower court. अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉ को ऑलरेडी वैलिड घोषित कर दिया है, तो उस सिचुएशन में और रेफरेंस की जगह बाकी नहीं रहती। लोअर कोर्ट रेफरेंस क्लेम नहीं कर सकता है, रेफरेंस सीक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है कि ये लॉ वैलिड है। अब there is a one case, Dasrath Roop Singh Rathod versus the state of Maharashtra. The objection was raised that the jurisdiction to courts given under the negotiable instrument amendment ordinance 2015 is not valid. यहां पर पार्टी ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि the jurisdiction to courts given under the negotiable instrument amendment ordinance act इज नॉट वैलिड। जो जुरिस्डिक्शन दिया गया है कोर्ट को कायम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट 2005, वो जुरिस्डिक्शन वैलिड नहीं है, ऐसा रेस किया गया। अब मैटर इज रेफर्ड, मैटर को रेफर किया गया। अब ये ऑर्डिनेंस में क्या था? दिस ऑर्डिनेंस हैज गिवन अ जुरिस्डिक्शन टू सच कोर्ट विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द पेई मेंटेन्स एन अकाउंट। ये ऑर्डिनेंस ने क्या किया था कि कौन से कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया था? जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो पेई का, जिसने चेक इशू किया, उसका अकाउंट है बैंक में, उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन रहेगा, ऐसा ये ऑर्डिनेंस का मानना था। तो अब इसकी वैलिडिटी चैलेंज हुई, अब मैटर को रेफर किया गया और कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन केसेस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक ओनली दोज कोर्ट्स विद इन हुज टेरिटोरियल लिमिट्स दैट ड्रॉवी बैंक is situated would have the jurisdiction to try the case. तो यहां पर क्लियर किया कि जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट को रहेगा? जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ड्रॉवी, जिसके फेवर में चेक दिए वाला है, उसका अकाउंट है, उसका बैंक है,
उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन रहेगा, ना कि दूसरे कोर्ट को। तो ऐसी कुछ अगर वैलिडिटी अगर चैलेंज किया कोई पर्सन ने, तो उस सिचुएशन में रेफरेंस क्लेम किया जा सकता है, सेक्शन 395। अब सेक्शन 396 में बताया वाला है डिस्पोजल ऑफ केसेस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अब रेफरेंस क्लेम किया हाई कोर्ट को, अब उसको डिस्पोज कैसा किया जाएगा, सेक्शन 396 में बताया हुआ है। सो व्हेन अ क्वेश्चन हैज बीन सो रेफर्ड, the High Court shall pass such order thereon as it thinks fit, and shall cause a copy of such order to be sent to the court by which the reference was made, which shall dispose of the case conformably to the said order. तो क्या होगा कि सपोज if the lower court refer the matter to the High Court for its opinion, then High Court will form an opinion and send it to the lower court. वो वापिस से लोअर कोर्ट को भेजेगा एंड लोअर कोर्ट कैन पास द जजमेंट अकॉर्डिंगली। लोअर कोर्ट अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर सकता है। तो लोअर कोर्ट ने क्या किया, अपना जो भी जहां पर वैलिडिटी क्वेश्चन में थी उस पॉइंट को लेकर रेफरेंस के लिए क्लेम किया हाई कोर्ट से, मैटर को रेफर किया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने अपना ओपिनियन फॉर्म किया और वो ओपिनियन फॉर्म करने के बाद वापस से लोअर कोर्ट के पास भेजा कि मेरा ओपिनियन ये है। तो लोअर कोर्ट क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट पास द जजमेंट, उस हिसाब से केस को वो डिस्पोज करेगा। दैट इज वन। एंड द हाई कोर्ट मे डायरेक्ट बाय हुम द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शैल बी पेड। पर हाई कोर्ट रेफरेंस देते वक्त ओपिनियन फॉर्म करने के साथ साथ हाई कोर्ट ये भी जजमेंट पास करेगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ रेफरेंस है, ये मैटर रेफर करने के लिए जो भी कॉस्ट लगा, जो भी खर्च लगा, वो कौन पे करेगा, ये भी ऑर्डर कौन पास करेगा, हाई कोर्ट विल पास द सेम order. So that is the provision of reference under section 395 and section 396 of CRPC. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, press the like button, press the notification button, and share this particular video with your friends. Thank you very much.